डे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, और आज का फर्स्ट है हमारा अ कैश काउ। कैश काउ होता क्या है? कैश काउ का मतलब किसी कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी किसी प्रकार की सेवाएं हैं जो कि अब बहुत लोकप्रिय हो गई, और अब जो पब्लिक है वो लगातार उन चीज़ों को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर सेवा को लेती रहेगी। अब जैसे बाबा रामदेव हैं, ओके, हम उन्हें किस तरीके से जानते हैं? एज अ योगा टीचर, दैट्स हाउ यू, योगा गुरु, दैट्स हाउ यू नो हिम। बट अब तो वो पता नहीं क्या क्या लेके आ गए बाजार में, और आज आप देखो तो उनका जैसे एलोवेरा जूस है या उनका नीम गिलोई वाला कोई प्रोडक्ट है, स्पेशली कोविड टाइम्स में क्या हुआ, वो बिल्कुल कैश काउ बन गया, वो ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अब बाबा रामदेव को उसकी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक को इतनी अवेयरनेस है उन चीज़ों के बारे में कि वो डायरेक्टली जाके उस वस्तु को खरीद लेंगे। वो चीज़ बाबा रामदेव के कंपनी के लिए, एलोवेरा जूस या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बाबा रामदेव की कंपनी के लिए कैश काउ बन चुका है। भाई भले ही पतंजलि घी वगैरह हम ना लेते हों कोई बात नहीं, पर उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम उन्हीं का लेंगे और किसी का नहीं लेंगे सपोज, तो वो उनकी कंपनी के लिए कैश काउ बन चुकी हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी सर्विसेज जो कि लगातार मुनाफा अब देने लगी हो। तो अ कैश काउ, अ प्रोडक्ट और सर्विस which is a regular source of income for a company। किसी कंपनी को उससे अब लगातार मुनाफा हो रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट या सेवा जिसे लोग खूब खरीदते हों, जिससे कि कंपनी को मुनाफा मिलता हो, वो कैश काउ कहलाता है। उस तरह का प्रोडक्ट कैश काउ कहलाता है। एग्जाम्पल, बाबा रामदेव्स एलोवेरा जूस has become a cash cow for his company। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 आज का, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अगर अपन ने कभी 2 कुत्तों को देखा हो जो एक हड्डी के लिए लड़ते हो, है ना, वो और ज़्यादा खतरनाक होते चले जाते हैं एक दूसरे के लिए, और वो हड्डी चाहिए, इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए। इस तरीके की लड़ाई की सिचुएशंस या विवाद की बातें, मतलब जो विवाद बन जाता है, जैसे पीस ऑफ लैंड है तो वो भाइयों के बीच विवाद का मुद्दा हो जाता है। कोई भी चीज़, कोई लड़की है जो कि 2 बॉयज़ के बीच विवाद का मुद्दा बन जाता है। एनीथिंग कैन बिकम, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी भी चीज़ को लेकर देख लो, जहाँ पर एक चीज़ है और उसके लिए 2 से अधिक लोग लड़ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक लोग लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ बोन ऑफ कंटेंशन बन गई उन 2 लोगों के बीच या उतने लोगों के बीच। दैट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन लिटरल मीनिंग तो वही 2 डॉग्स जो कि एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। टेक अदर सिचुएशंस, जो दादी सास का जेवर है, ऑफन इट बिकम्स द बोन ऑफ कंटेंशन। जो बाकी वो जेठानियाँ देवरानियाँ जो भी हैं घर में, विमेन ऑफ द फैमिली, उनके लिए दैट बिकम्स द बोन ऑफ कंटेंशन। कुछ भी बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता है। आपको बस 2 लड़ने वाली पार्टीज चाहिए और एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए लड़ाई चल रही हो, वो सारा फिर वो वस्तु आपका बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। अ बोन ऑफ कंटेंशन, रूट कॉज ऑफ अ फ्यूड। ये शब्द बहुत मतलब छोटा सा वर्ड है, FEUD, और इसका मीनिंग है विवाद, एक झगड़े वाली स्थिति।
क्योंकि कोई वर्ड ऐसा आ जाए पेपर में जो आपको समझ में नहीं आए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स तो आरपीएससी नहीं देगी, छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो अपन को पता होना चाहिए। रूट कॉज, लड़ाई की जड़, कारण। ऑफ अ फ्यूड और क्वारल, किसी विवाद या झगड़े का जो मूल कारण है, मूल, रूट, मूल का मतलब ही है रूट, तो लड़ाई की जड़। दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। देखो, कंटेंशन, कॉन्टेस्ट, कंटेंड, ये सब एक जगह से आए हैं। कॉन्टेस्ट क्या होता है? मैं भी, तुम भी, वो भी, ये कॉन्टेस्ट है ना? एक चीज़, एक प्राइज है, कॉन्टेस्ट है, वो कंटेस्टेंट्स हो जाते हैं, है ना? और कंटेंड, अपना अपना दावा ठोकना, नहीं मुझे मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा, तुम्हें मिलना, तो वो कहती है कि भाई मेरे को मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा, मैंने ही तो ज़िंदगी भर रखा था दादी माँ को, इसलिए जेवर भी मुझे मिलने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई वस्तु है या कुछ है, इट कुड बी अ ह्यूमन बीइंग, इट कुड बी अ थिंग, जिसको कि लेकर विवाद चल रहा है। दैट्स बोन ऑफ कंटेंशन। थर्ड है अ बर्ड्स आई व्यू। कल फर्स्ट ग्रेड वालों को मैंने आपको वो दिया था, आई गेव यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, कि होते क्या हैं। तो उसका एक जनरल आइडिया देना, एक जनरल आइडिया देना, वो जो है वो आपका बर्ड्स आई व्यू होता है। सपोज कोई क्लास में आके कोई टॉपिक स्टार्ट करता है और डायरेक्टली टॉपिक में घुस जाता है, तो आपको फिर समझ में नहीं आता वो, पर थोड़ा सा वो एक जनरल आइडिया दे देता है कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अब आपको समझ में आने लग जाता है। मतलब एक रोड मैप मिल जाता है आपको कि अच्छा इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये आपका बर्ड्स आई व्यू है, एक किस्म का समरी, एक जिस्ट, मेन पॉइंट्स, ये सारा बर्ड्स आई व्यू। उसको इंग्लिश में ओवरव्यू कहते हैं, अगर वो शब्द ऑप्शन में आए। ओवरव्यू, संक्षिप्त में वर्णन करना। ओके, सो अ बर्ड्स आई व्यू, ओवरव्यू। दूसरा ऑप्शन जिस्ट और समरी, ये भी सेम थिंग है। तीसरा अ जनरल आइडिया अबाउट समथिंग, थोड़ा सा एक आइडिया, एक मैप टाइप देना, ताकि सुनने वाले जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको बात समझ में आ जाए। अब सपोज कोई एक ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम में एक स्पीकर आया है और वो स्पीकर टैक्सेशन के बारे में बात करने आया। अब वो जितने लोग वहाँ बैठे हैं टैक्स शब्द तो समझते हैं, टैक्स क्या होता है, पर टैक्सेशन तो पूरा एक सब्जेक्ट है, टैक्स से संबंधित विषय है, उस पर स्पीच देने आया है। वो डायरेक्टली धड़ धड़ बात करने लगेगा तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उस स्पीकर को पहले एक आउटलाइन देना पड़ेगा कि देखो हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये वो होता है, ये वो होता है, ये वो होता है और ये वो होता है, और अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। तो वो बर्ड्स आई व्यू दे रहा है आपको, एक तरीके से एक जनरल आउटलाइन। तो इसलिए ओवरव्यू, जिस्ट और समरी, अ जनरल आइडिया अबाउट समथिंग। संक्षिप्त विवरण, विवरण एक्चुअली डिटेल आई थिंक होता है, अब वो संक्षिप्त विवरण तुम समझ लो कि ब्रीफ में किसी बात को प्रस्तुत करना। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टॉपिक, है ना, कि इसमें ये होता है। द स्पीकर गेव द ऑडियंस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हिज स्पीच। मैं स्पीच में क्या क्या कवर करूँगा उसका वो एक बर्ड्स आई व्यू श्रोताओं को या दर्शकों को देता है। अब डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स,
है ना। डार्क हॉर्स कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति, इसमें बुद्धि वाली बात नहीं है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो उछल उछल कर जवाब देते हैं, एक आध ऐसा भी है बच्चा जो कि जवाब तो नहीं देता, कभी भी जवाब नहीं देता, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो जवाब दे, पर जब टेस्ट होता है या कुछ होता है तो वो बच्चा जीत जाता है। अब अपन ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जीतेगा, अपन ने तो एक्सपेक्ट किया था ये जो रेगुलर जवाब देते हैं इनमें से कोई जीत जाएगा, वो जीत गया बच्चा। नाउ दैट बॉय इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो आगे निकल गया। कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को इतने सारे लोग कर रहे हैं, मतलब इतनों ने एक साथ स्टार्ट किया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी ऐसी चल निकलेगी, और उसकी चल पड़ी, उसकी सबसे ज़्यादा आगे निकली। तो नाउ ही इज़ एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ही इज़ अ डार्क हॉर्स। ओके, अपन कहते ना अरे वाह तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा तू करेगा या तू ऐसा कुछ, ऐसी कोई तेरी उपलब्धि रहेगी। दैट इज़ अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। छुपा रुस्तम मैंने जस्ट आप लोग मीनिंग समझ पाओ उस पर्पज से है। द लिटिल बॉय turned out to be a dark horse when he won the quiz competition for older boys। कर लो, उससे बड़ी उम्र के लड़कों के लिए जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन में वो बड़े लड़के तो नहीं बट ये छोटा जीत गया। नाउ ही इज अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। टू क्लियर द एयर, आज का लास्ट, टू क्लियर द एयर क्या होता है? टू क्लियर द एयर, जब भी दो पार्टीज आपस में किसी विशेष मुद्दे के लिए मिलते हैं, उनका कोई ट्रांजैक्शन होना है, कोई डीलिंग होनी है, कुछ होना है, चाहे वो बॉस और एम्प्लॉय वाली स्थिति हो, है ना, या हम जाकर किसी महंगे प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हों, तो क्या होगा? अपन फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, माइक्रोवेव खरीदने जा रहे हैं, एसी खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी आप लेने जा रहे हो, ऑलरेडी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आप जाते हो तो वो सेल्स पर्सन क्या करता है? पहले वो आपको ये नहीं कहता कि ये जो है ना ये इतने का है, ही डजंट डू दैट। वो क्या करेगा? पहले आपके माइंड में जो डाउट्स हैं उनको वो दूर करने की कोशिश करेगा। ही विल ट्राई टू क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का क्या मतलब है? मैं खड़ी हूँ, तुम खड़े हो, हम दोनों के बीच अदृश्य ही सही कई सवाल मंडरा रहे हैं तुम्हारे मेरे बीच। तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुमने बोला कुछ नहीं, पर तुम्हारे बिना बोले मैं समझ गई कि इसके माइंड में ये सारे डाउट्स तो होंगे ही सही। सो अब वो हवा में है डाउट्स, इसलिए उस हवा को क्लियर करना है। तुम्हारे पूछने से पहले ही मुझे वो डाउट्स क्लियर करनी है। दैट इज़ कॉल्ड क्लियरिंग द एयर। कल्पना करो एक ऐसे ऑफिस की जहाँ एक बॉस पुराना था ही सही, और अब वो बॉस चला गया और अब एक नया बॉस आ गया। काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, वो तो एज इट इज़ सेम पीपल हैं। बॉस नया है ना। अब बॉस आएगा तो बॉस को पहले से पता है कि इन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या मैं इनके साथ वैसा करूँगा जैसा कि इनके पुराने बॉस ने किया था? क्या मैं भी ऐसा ही करूँगा? क्या ऐसा होगा? क्या फिर से ऐसा हो जाएगा? बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वो बॉस आते अपना काम शुरू नहीं करेगा, पहले वो उन लोगों के अनस्पोकन डाउट्स, फियर्स एंड सस्पिशंस को, जो भी शंकाएं हैं, जो भी भय है, जो भी उनके मन में डाउट्स हैं, उन सब को पहले दूर करने की कोशिश करेगा, उन सब को पहले कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा। तुम कंफर्टेबल ऐसे हो जाओ कि तुम मुझे थोड़ा समझ लो कि मैं काम कैसे करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड क्लियरिंग द एयर, टू क्लियर द एयर। इज इट क्लियर टू यू? टू टॉक अबाउट समथिंग openly in order to remove doubts, fears and suspicions। किसी विषय से संबंधित भय
या शंकाओं के बारे में इस प्रकार से चर्चा करना कि भय और शंकाएं दूर हो जाएं, अपने आप ही जैसे ही व्यक्ति बात करेगा वो दूर हो जाएंगे। द न्यू बॉस ट्राइड टू क्लियर द एयर विथ हिज सबऑर्डिनेट्स बिफोर बिगिनिंग हिज वर्क। क्लियर? ये आज का आपका डे 10।